नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। किसानों के त्योहारी मौसम का तोहफा, 6 रबी फसलों के एमएसपी में केंद्र सरकार ने की बढ़ोतरी। फसल विविधीकरण अपनाकर किसान हो सकते हैं आत्मनिर्भर। G9 प्रभेद केला का सर्वोत्तम प्रभेद। जलवायु अनुकूल खेती का एक प्रमुख आधार फसल विविधीकरण है। बिहार में बागवानी फसलों का एक बड़ा बाजार है। साथ ही बागवानी उत्पादों को दूसरे राज्यों में भी भेजकर हमारे किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। खासकर दक्षिण बिहार में बागवानी फसल की काफी संभावनाएं हैं। इसलिए कृषि विभाग दक्षिण बिहार के लिए बागवानी फसल उत्पादन प्रोत्साहन योजना चला रही है। फसल विविधीकरण को सरल भाषा में कृषि क्षेत्र में फसलों के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। मतलब यह है कि एक या दो फसल पर केंद्रित नहीं रहते हुए हमारे किसान भाई खेती संबंधित गतिविधियों को विस्तार दे रहे हैं। बिहार में फसल विविधीकरण के लिए बागवानी खेती एक बेहतरीन विकल्प है। उत्तर बिहार में तो बागवानी फसलों की प्रचुरता, लेकिन दक्षिण बिहार अभी तक लगभग अछूता है। प्रदेश सरकार की योजना है कि दक्षिण बिहार के किसानों को भी बागवानी फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कम पानी के बीच दक्षिण बिहार के खेतों में फसलों की रौनक कायम हो सके। बीते 18 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के लोकार्पण हेतु राजधानी पटना पधारी थी। बापू सभागार में लोकार्पण के बाद राष्ट्रपति ने अपना संबोधन भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि बिहार कृषि रोड मैप बनाकर विकास की राह पर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने गंगा किनारे स्थित जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इधर केंद्र सरकार ने त्योहार के मौसम में देश के छोटे और गरीब किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गेहूं सहित 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की गई है। गेहूं के एमएसपी को बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने एमएसपी में की गई यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार सिंह से, जो जैविक विधि से समेकित खेती करते हुए पर्यावरण को बचाते हुए अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। ये वैशाली जिले के रामपुर रत्नाकर गांव के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार सिंह है। समेकित खेती समझते हैं और कर भी रहे हैं। पर्यावरण के प्रति भी काफी फिक्रमंद है, इसलिए जैविक विधि से खेती करते हैं। इन्होंने 5 एकड़ में फूल गोभी और बैगन उगाया है। खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी करते हैं, जिससे इनकी लागत भी कम हो जाती है और आमदनी भी अधिक। किसान भाइयों, बरसात के बाद अब ठंड के मौसम की बारी है। ठंड का मौसम मछलियों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। सर्दी के मौसम में आप अपने तालाब में पानी का लेवल 6 से 8 फीट तक बनाकर रखें, क्योंकि ऊपर से 2-3 फीट तक पानी का लेवल काफी ठंडा रहता है, जिसके कारण मछलियां बीमार हो सकती है। इसके अलावा मत्स्य पालक तालाब प्रबंधन एवं मछलियों के आहार प्रबंधन को लेकर काफी सतर्क रहे। किसान भाइयों, केला बहुउपयोगी फसल है। यह फल तो देता ही है, इसका थम भी हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्माण का जरिया बनता है। अगर किसान भाई उन्नत प्रभेद से केला की खेती करे तो अच्छा उत्पादन और मुनाफा भी काफी अच्छा ले सकते हैं। केला का सबसे बेहतरीन प्रभेद G9 प्रभेद माना जाता है, क्योंकि इसमें केले में लगने वाला पनामा बेल्ट रोग का प्रकोप नहीं होता है। पनामा बेल्ट एक घातक रोग है जो पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। G9 के अलावा मालभोग, चिनिया भी केला के उन्नत प्रभेद हैं, लेकिन आजकल G9 प्रभेद से ही केले की खेती हो रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर।
खाद्यान्नों के ताजा भाव के लिए हम आज आपको लिए चलते हैं पटना के बाकरगंज अनाज मंडी। लोकल गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 9000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक सुबह एवं रात के वक्त थोड़ी ठंड रहेगी, लेकिन दिन में अच्छी धूप निकलेगी। राजधानी पटना सहित प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही पशुपालक किसान भाइयों पशुओं को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं कृमि की दवा देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से बदलते मौसम में भी पशुधन का स्वास्थ्य बेहतर और बरकरार रहेगा। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें खेती के माध्यम से। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे फसलों में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन और कृषि में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का क्या है महत्व। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। अभी रबी फसलों का समय है। रबी फसलों में समेकित कृषि प्रबंधन कैसे किया जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इससे जुड़ी बातों की जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ आनंद कुमार जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और स्वागत हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ आनंद कुमार का, जो कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं। किसान भाइयों आज हम बात करते हैं पोषक तत्व की। हमें पोषक तत्व फसल देते हैं, लेकिन फसलों को भी पोषक तत्व चाहिए, और जब सही पोषक तत्व हमारे फसलों को मिलता है तो वो हमें उत्पादन अच्छे देते हैं। बेहतर उत्पाद जब मिलता है तो हमारा भी पोषण जो है पूरा होता है, मतलब हम भी स्वस्थ रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब खरीफ जाने के बाद रबी जो फसल आ रहा है उसमें पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए, क्या है पोषक तत्व प्रबंधन, किस तरह से उसको समेकित कृषि पोषक तत्व प्रबंधन जो है उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। एक सर, पोषक तत्व प्रबंधन पर खास करके कई बार हमने चर्चा की है कई विशेषज्ञों के साथ, लेकिन समेकित पोषक तत्व प्रबंधन खास करके रबी फसलों में जो हमारे यहाँ हमारे बिहार की रबी जो है वो लगभग मेन क्रॉप मानी जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको मेंटेन करना चाहिए पोषक तत्व प्रबंधन जो है। जैसा कि आपने बताया कि पोषक तत्व की जहाँ तक की बात की, तो एक पौधा जो है उसको पूर्ण विकास होने के लिए तो कुल 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर 17 आवश्यक पोषक तत्व में से अगर एक भी पोषक तत्व अगर कम होगा तो फसल का जो उत्पादन होगा वो उस पोषक तत्व की कमी के आधार पर निर्धारित होगा। और जो आगामी जो रबी फसल आ रहा है उसमें इस क्षेत्र में किसान बंधु ज़्यादातर गेहूं की फसलें, मसूर की फसलें और मस्टर्ड की फसल करते हैं, और कुछ एरिया में लोग मक्का की भी खेती करते हैं। तो इन सब में एक समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जो विषय है, इसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व प्रबंधन के जो रासायनिक स्रोत हैं, जैविक स्रोत हैं या फिर फसल चक्रण है, इन सब को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है जिससे कि हमारी उत्पादकता भी न घटे, रसायन पे निर्भरता भी घटे, और फिर जो भी वातावरण है, मिट्टी है, उसके स्वास्थ्य पे भी कोई बुरा प्रभाव न पड़े। जी। तो इसको मेंटेन, जैसे आपने अभी चर्चा करी मस्टर्ड सरसों की, हमारे यहाँ सर रबी फसल में खास करके हम जब बिहार की बात करते हैं तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दलहन मतलब दाल का कटोरा माना जाता है। कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ जो है
दाल का कटोरा, कहीं कोई क्षेत्र है जो गेहूं उत्पादन के लिए बेहतर है, तो उन सब या और जो कौन सी फसल है जिसमें कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन किया जा सकता है? ये समेकित पोषक तत्व प्रबंधन एक प्रकार का ये पोषक तत्व प्रबंधन करने का तरीका है जो किसी भी फसल में आप लगा सकते हैं। जो भी फसल आप उपजा रहे हैं उसमें आप लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो जैविक खाद के रूप में गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक खाद, जो भी रसायन बाज़ार में उपलब्ध होते हैं उसका प्रयोग, या फिर जैव उर्वरक जो आते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, और फिर फसल अवशेष जो होते हैं उसका भी प्रबंधन इसमें किया जाता है। और फिर ये जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में इस विधि से खेती करने के लिए खेत तैयारी करते समय लगभग 10 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत के बाद अब रासायनिक खाद में अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर की अगर खेती कर रहे हैं किसान बंधु तो उसमें करीब 200 केजी यूरिया की और 130 केजी DAP की और लगभग 66 किलो केजी पोटास की आवश्यकता होती है। और गेहूं की खेती में एक बायो फर्टिलाइज़र बहुत ही फेमस है जिसका नाम है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक तरह का सूक्ष्मजीव होता है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करने का काम करता है। तो इससे पौधे के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है। जीवाणु खाद। हाँ, तो नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है। एक बायो फर्टिलाइज़र आता है PSB, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, फॉस्फोरस हमारे ज़मीन में तो बहुत सारे मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसका जो उपलब्ध फॉर्म है वो कम मात्रा में उपलब्ध है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं जो कि उन अनुपलब्ध फॉर्म को उपलब्ध फॉर्म में लाने का कार्य करते हैं, जिसमें से एक हमारा फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी है। तो इसका भी प्रयोग गेहूं की खेती में किया जाना चाहिए। और इसका जो प्रयोग विधि है, कोई भी जैव उर्वरक है उसका जो प्रयोग विधि है उसमें 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 केजी एजोटोबैक्टर को हमको 25 केजी 10 से 15 दिन पुराना गोबर में मिला के छाया में 10 दिन रख देना है। इससे क्या होता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है उसका वो मेन भोजन गोबर हो जाता है, और वो गोबर को खाने के बाद अपनी जनसंख्या को 10 दिन रखने के बाद अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, और उसका हम प्रयोग खेत में करते हैं तो जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा खेत में मिलती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसकी मिट्टी जांच की जो है ज़रूरत कहाँ तक आपको लगता है कि बेहतर होगी? चूँकि मिट्टी जांच के बगैर किसी चीज़ को प्रमोट करना या किसी चीज़ को डालना, चूँकि सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन या समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में ही हम इस पर चर्चा करते हैं कि मिट्टी जांच का क्या महत्व है, और मिट्टी जांच के बिना कोई अगर पोषक तत्व डालते हैं तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? देखिए, मिट्टी जांच जो सॉइल टेस्टिंग अगर किसान बंधु कराते हैं, मृदा जांच कराते हैं, तो किसानों को इस बात की एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता है। अगर कमी है तो उसको बढ़ा के कितनी देने की आवश्यकता है, अगर अधिकता है तो उसको कितनी कम करने की आवश्यकता है। तो खास करके सूक्ष्म पोषक तत्व में ये है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व भले ही कम मात्रा में ज़मीन में ज़रूरत होती है, लेकिन उसका ज़्यादा होना और कम होना फसल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, बृहत पोषक तत्वों की तुलना में ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो उसकी जांच तो कम से कम ज़रूर करानी चाहिए सूक्ष्म पोषक तत्व की, उसके बाद ही उसका प्रयोग खेतों में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि पोषक तत्वों की कमी के चलते हमारे फसल जो है बर्बाद हो सकते हैं, हमारे फसल खराब हो सकते हैं। तो पोषक तत्वों की मेंटेन, मतलब उसको संतुलित मात्रा में उसका प्रयोग समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ आनंद कुमार ने बताया। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेती के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने भी एक पद्धति खोज लिया है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। जी हाँ, आपने सही समझा। इससे ना सिर्फ पानी की भी बचत होती है, समय और
आर्थिक भी बचत होती है। जानेंगे कैसे हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर अंशु गंगवार जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। और आज इसी कोशिश में हम पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी में मौजूद हैं। और आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि जल है तो जीवन है, और इसका खेती किसानी में भी महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कृषि में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का क्या महत्व है, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशु गंगवार, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी में। डॉक्टर साहब, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का महत्व क्या है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब हम कृषि की बात करते हैं तो उसमें सिंचाई का एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और जहाँ तक भारत में अगर बात करते हैं तो कृषि में लगभग भूमिगत जल का 80% जो भाग है कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जिस तरीके से परंपरागत तरीके से कृषि में सिंचाई की तकनीकियां अपनाई जाती हैं, उससे जल की बहुत ही ज़्यादा बर्बादी होती है, और उसके साथ साथ किसानों की लागत भी बहुत लगती है। तो इसी सब कमियों को दूर करते हुए जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है उसका विकास किया गया, उसको किसानों के बीच में लाया गया है। और इस विधि में फसलों को पाइपलाइन के माध्यम से बूंद बूंद या फिर कृत्रिम वर्षा के रूप में जो पानी है प्रदान किया जाता है। डॉक्टर साहब, कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वो इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, और सरकार के द्वारा इसके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बारे में आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। जी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की जो जानकारी है, सबसे पहले किसान भाई जो उनके ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं वहां जाकर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो जिला उद्यान पदाधिकारी हैं वहां पर भी जाकर आप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से किसानों को 90% सब्सिडी का अनुदान दिया जा रहा है। और यह जो प्रणाली है वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती किसानी करते आ रहे हैं, उनके लिए ये जो सिंचाई पद्धति है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, तो इसके लिए ज़्यादा पैसा लगाना या ज़्यादा खर्च करना कई हमारे किसान भाइयों के बस में नहीं रहता है। तो सरकार के द्वारा सबसे पहले किस आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है कि फलाने किसान को मिलेगा या ये किसान इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, इसको अपने खेतों में लगाने की प्रक्रिया क्या है? ऐसा तो सरकार के द्वारा ऐसा तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई है कि कोई इसके लिए इतनी मात्रा का खेत होना चाहिए। इसके लिए है कि सरकार के द्वारा 90% का अनुदान दिया गया, जिससे जो शुरुआती जो लागत लगती है इसकी स्थापना में, तो वो लागत बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी लागत को कम करने के लिए सरकार ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लॉन्च किया था 2015 में। उसके माध्यम से किसान भाइयों को 90% का अनुदान दिया जा रहा है। उत्पादन पे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का क्या असर पड़ता है? जैसे हमारे कई किसान भाई मतलब हर जगह जो खेती करते हैं, चाहे सब्जी की खेती हो, रबी या खरीफ फसलों का उत्पादन हो, तो उसमें इसकी क्या भूमिका है और इसके द्वारा की गई खेती किसानी में कितना लाभ हो सकता है किसान भाइयों को? जी, तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। जो परंपरागत तरीके से जो सिंचाई करते हैं किसान भाई, उसके तुलना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। जैसे कि पहला है कि इस सिंचाई प्रणाली से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि पानी की सबसे ज़्यादा बचत होती है। इससे लगभग 50 से 60% पानी की बचत हो जाती है। और इसके साथ ही जो जल दक्षता है, मतलब पानी उपयोग करने की क्षमता, वो 80 से 90% जो है इस सिंचाई की दक्षता है, इस सिंचाई प्रणाली की दक्षता है। इसके साथ साथ ही
इसमें ऊर्जा की भी बचत होती है। इसके साथ ही इसमें जो उत्पादन है इससे वो बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। जो परंपरागत सिंचाई प्रणाली है उससे के कंपैरिजन में लगभग 50% से ऊपर तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सिंचाई प्रणाली में हम जो खाद या उर्वरक वगैरह हैं उन खाद और उर्वरक को भी इसी सिंचाई प्रणाली के माध्यम से फसलों को दे सकते हैं। इसको लगाने के लिए कितना ज़मीन की ज़रूरत होती है कि जो हमारे किसान भाई मान लीजिए कम जोत वाले हैं, तो वो इसका कैसे उपयोग करेंगे, किस तरह से लगाएंगे, इसके बारे में भी आप जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें। जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का जो भी स्थापना है और उसका कार्यान्वयन है वो जिला उद्यान पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से किया जाता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी की किस किसान को कितना अनुदान और किस किसान के लिए यह उपयुक्त है वो आप पूर्ण जानकारी जिला उद्यान पदाधिकारी के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी जो फसलें हैं जिनमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं? इस सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और दूसरा है बौछारी या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली। तो अगर बौछारी सिंचाई प्रणाली की बात करें तो लगभग जो क्लोज ग्रोइंग है, मतलब जो घनी फसलें हैं जैसे गेहूं है, ठीक है, तो उन फसलों में आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं बौछारी सिंचाई प्रणाली का। इसमें धान और जूट की जो फसल है उसमें इस प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है उसका उपयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, जैसे जो उद्यान की फसलें हैं, जो फॉरेस्ट्री फसलें हैं और जो कतार में जो लगी हुई फसलें हैं, इसके साथ साथ सब्जी की फसलों में भी इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, तो अभी आपने देखा कि कैसे फसलों में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन किया जाए और साथ ही कृषि में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का क्या है महत्व। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।